लेट अस टॉक अबाउट दिस रीडिंग, ये छोटी सी रीडिंग है। इज इंडिया मूविंग अप ग्लोबल वैल्यू चेन? दिस इज द रीडिंग बाय दीपारग्या मुखर्जी। देखिए, इसमें जो मेन बात करी गई है वो ये बात है कि हाउ इज इंडिया गोइंग अबाउट ग्लोबल ट्रेड। ऐसा हो रहा है क्या कि जिस तरह का ट्रेड हम कर रहे हैं वो बेटर हो रहा है, जो हमारी प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव हो रही है? क्या हम बिगर रोल प्ले कर रहे हैं ग्लोबल ट्रेड में? क्या ऐसा है? और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन्स। ग्लोबल वैल्यू चेन का मतलब होता है कि ऐसा देखा गया है कि आजकल के प्रोडक्ट्स के टर्म्स में कि ऐसा होता है कि प्रोडक्ट का एक पार्ट किसी कंट्री में बनता है, वो असेंबल किसी और कंट्री में होता है, उसमें वैल्यू ऐड किसी और कंट्री में होता है, एंड सो ऑन। सो देयर इज अ ग्लोबल वैल्यू चेन विच इज देयर। सो different parts of the product are actually made in different countries. सो कुछ कंट्रीज होती हैं जो कि बेसिक टास्क प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करना। ये भी ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट है भाई, कोई तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड भी करेगा। कुछ कंट्रीज होती हैं जो कि हाई एंड टास्क करती हैं, जो वैल्यू एडिशन करती हैं, जो कि रिसर्च करती हैं, ब्रांडिंग करती हैं। सो ये भी ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट है। लेकिन हमारी क्या मंशा है? हम क्यों इतने इंटरेस्टेड हैं ग्लोबल वैल्यू चेन में मूव अप होने में? व्हाट आर वी, वाई आर वी इंटरेस्टेड इन? देखिए, एक बात यह है कि अगर हम मूव अप होते हैं ग्लोबल वैल्यू चेन में तो हमारे को यह फायदा मिलता है कि हमारे को बेटर जॉब्स मिलती हैं। तो क्या होगा? उससे हमारे को बेटर वेजेस मिलेंगी। ओके, तो अगर बेटर वेजेस होंगी, बेटर सैलरीज होंगी, बेटर इनकम्स होंगी, डेफिनेटली हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बेटर होगी। सो इफ इंडिया इज गोइंग टू मूव अप global value chain, it will become more advanced, it will have a highly skilled labor force, and it will have higher paying tasks. आपका समय तो निर्धारित है ना। आप उस समय को लो एंड टास्क करके कम पैसे में भी लगा सकते हैं, और आप उस समय को हाई एंड टास्क करके ज्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। तो बढ़िया बात क्या है कि हम ऐसा टास्क करें जिससे हमारे को उसी समय में ज्यादा पैसे मिल जाए। सो दैट इज द रीजन वाई आर वी इंटरेस्टेड इन मूविंग अप इन ग्लोबल वैल्यू चेन। हम कुछ ज्यादा वैल्यू एडिशन करें जिसकी वजह से हमारे को फायदा हो, जिसकी वजह से हमारे को ज्यादा ज्यादा कमाई के साधन मिले, राइट, और हायर पेइंग टास्क मिले। यहां पे उन्होंने जो पीरियड ऑफ स्टडी लिया है वो 2005 से 2015 के बीच का लिया है, और 2010 को भी वो एक कहीं कहीं रेफरेंस मानते हैं। ठीक है, उन्होंने दिया है रेफरेंस उसका। दो बातें हैं यहां पे, एक है बैकवर्ड पार्टिसिपेशन, एक होता है फॉरवर्ड पार्टिसिपेशन। बैकवर्ड पार्टिसिपेशन क्या होता है कि जब मेरी कंट्री कोई फॉरेन पार्ट यूज करे, फॉरेन सर्विस यूज करे, किस चीज के लिए? अपने एक्सपोर्ट्स को बनाने के लिए, ऐसे गुड्स बनाने के लिए जो मैं एक्सपोर्ट करता हूं, लेकिन मैं उसमें जो मैंने इंपोर्ट करा है उसको यूज कर, जैसे मान लीजिए मैं कोई गुड बना रहा हूं, मैं उसको एक्सपोर्ट करता हूं, लेकिन उसके अंदर मैं इंपोर्टेड चीजें यूज करूंगा, तो ये बैकवर्ड पार्टिसिपेशन हो सकता है ना। जैसे मैं चाइना से कुछ इंपोर्ट करूं, उसमें कुछ वैल्यू ऐड करूं और आगे बेच दूं एज एन एक्सपोर्ट, ये बैकवर्ड पार्टिसिपेशन, राइट। फॉरवर्ड पार्टिसिपेशन है कि मैंने जो एक्सपोर्ट करा वो दूसरी कंट्रीज ने एज अ रॉ मटेरियल यूज करा टू प्रोड्यूस समथिंग विच दे आर गोइंग टू एक्सपोर्ट। नहीं, जैसे कि इंडियन सॉफ्टवेयर यूज होता है यूएस के अंदर, और यूएस उसको ग्लोबली सेल करता है। दैट इज फॉरवर्ड पार्टिसिपेशन, राइट, दैट इज फॉरवर्ड पार्टिसिपेशन। अब यहाँ पे
मैं अब आपको इसका एविडेंस दूंगा। मैं मतलब दीपारगे आपको यहाँ पे इसका एविडेंस देंगे, जैसे डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में उन्होंने बात करी है, और डिफरेंट सेक्टर्स में बताया है हमारे को कि क्या हमारा एक्सपोर्ट का शेयर बढ़ा है। उन्होंने बताया है क्या हमारा बैकवर्ड पार्टिसिपेशन बढ़ा है, क्या हमारा फॉरवर्ड पार्टिसिपेशन बढ़ा है, क्या हमारी प्रोग्रेस हुई है। पहले इन बातों को समझेंगे कि इनका मतलब क्या है, बिकॉज ये तो नंबर्स हैं। इन नंबर्स को भी समझने की आवश्यकता है ना, इसका मतलब क्या है। क्योंकि आप जो प्रूव करना चाहते हैं आपको पेपर में उसका एविडेंस देना पड़ेगा, राइट। तो एक बात तो ये याद रखिए कि इन इन सारी बातों का मतलब क्या है। जैसे कि मैं कहता हूं कि एक्सपोर्ट बढ़ा, या बैकवर्ड पार्टिसिपेशन घटी, या बैकवर्ड पार्टिसिपेशन कम हुई, इसका क्या मतलब है। देखिए, एक्सपोर्ट शेयर का मतलब है कि कोई भी सेक्टर आप ले लें, मान लीजिए टेक्सटाइल सेक्टर ले रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ले रहे हैं, उस सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है इन इंडियाज ओवरऑल एक्सपोर्ट्स। जैसे कि अगर मैं सिर्फ टेक्सटाइल के सेक्टर को देखूं, टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एंड फुटवियर, इस सेक्टर को देखूं, तो मुझे ये समझ में आता है कि यह सेक्टर तो लेस डोमिनेंट हो गया है 2005 से 15 के बीच में। क्यों? क्योंकि इसका जो एक्सपोर्ट शेयर है वो 12 से 9% तक गिर गया। 12% था, हम 9% हो गए। 2005 में 12% था, 2015 में 9% हो गया। इसका क्या मतलब है? 2005 में टेक्सटाइल, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स और फुटवियर 12% थे इंडिया के एक्सपोर्ट शेयर में, जो घटकर 2015 में 9% रह गए इंडिया के एक्सपोर्ट शेयर में। मैं ये सिर्फ पहले वाले के लिए इस तरह से बताऊंगा धीरे, फिर आप उसको लिखोगे फॉर और फॉर ऑल अदर सेक्टर्स ऑल्सो। फिर होता है बैकवर्ड ग्लोबल वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन। बैकवर्ड पार्टिसिपेशन है, बैकवर्ड ग्लोबल वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन, इसका क्या मतलब है? अगर तो ये पार्टिसिपेशन बड़ी है, तो इसका मतलब है कि मैं ज्यादा इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट हूं अपने गुड्स को बनाने के लिए, जो कि मैं एक्सपोर्ट करता हूं आगे, राइट। इंडिया इज रिलाइंग मोर और लेस ऑन फॉरेन इनपुट्स। तो अगर आप हमारे टेक्सटाइल, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स और फुटवियर में देखें, तो 2005 में 15.31, 2010 में 19.25, और 2015 में 16.39% हुआ। अब इसका मतलब क्या है? हमने 2005 से 2010 के बीच में देखें तो हमने ज्यादा फॉरेन इनपुट्स यूज करे थे, बट 2010 से 2015 के बीच में फिर से हमने थोड़ा उसको कम करा है, राइट। तो कुछ मिड पॉइंट में बड़ा फॉरेन इनपुट्स का रोल, और उसके बाद फिर घट गया, राइट। अगर फॉरेन इनपुट्स हम कम यूज कर रहे हैं ऐसे गुड्स बनाने के लिए जो कि मैं एक्सपोर्ट करूंगा, तो इसका मतलब है कि मैं डोमेस्टिकली इंप्रूव हो रहा हूं, राइट। सो इट मींस दैट मेरी बेटर डोमेस्टिक कैपेबिलिटी है। दूसरा होता है फॉरवर्ड पार्टिसिपेशन। फॉरवर्ड पार्टिसिपेशन का मतलब है whether India's value is being used in the products which are going to be exported uh, by the other countries, right? हाँ, कितना पार्टिसिपेशन है उस पर। हाँ, तो अगर आप देखें तो टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स और फुटवियर में इंडिया के प्रोडक्ट्स वर नॉट वाइडली यूज्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ द अदर कंट्रीज, नहीं यूज हो। अब ये पॉइंट समझेंगे प्रोग्रेस का। ये हर जगह, हर हर सेक्टर के लिए नहीं लिखा गया है, ये कुछ ही सेक्टर्स के लिए लिखा गया है। प्रोग्रेस का यहां पे ये मतलब है कि इंडिया की क्या कंट्रीब्यूशन है टू फाइनल डिमांड। कहीं लिखिए इस बात को,
इंडिया की क्या कंट्रीब्यूशन है टू फाइनल डिमांड। क्या मतलब इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि दैट इंडिया इज एडिंग मोर वैल्यू टू द गुड्स दैट गोज डायरेक्टली इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। सो इसका मतलब है कि इंडिया इज ग्रोइंग अप द वैल्यू चेन। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए अगर किसी किसी सेक्टर का एक्सपोर्ट शेयर बढ़ रहा है। मैं पेट्रोलियम लेता हूं जैसे। पेट्रोलियम में का एक्सपोर्ट शेयर मान लेते हैं बढ़ गया 7 से 11%। हम कहेंगे जी बहुत अच्छी बात है, एक्सपोर्ट शेयर बढ़ गया है, पेट्रोलियम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है पूरे इंडिया के एक्सपोर्ट शेयर के अंदर, राइट। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो बहुत सारा पेट्रोलियम तो इंडिया इंपोर्ट ही करता है। नहीं, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस तो बहुत ज्यादा है। तो हम बहुत, इंडिया की जो रिफाइनिंग है बहुत शायद कम वैल्यू ऐड कर रही होगी उन इंपोर्ट्स के ऊपर। तो इसलिए जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन होगा वो स्मॉल होगा। मेरी बात आई आप लोगों को समझ में? सो मान लीजिए अगर मैं रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं जैसे इंपोर्ट करता हूं पेट्रोलियम को, क्रूड को, और उसके बाद उसको रिफाइन करता हूं और उसके बाद फिर से री एक्सपोर्ट करता हूं। भाई मेरे पास कोई चीज आई, मैंने इंपोर्ट करा, मैंने उसमें वैल्यू ऐड करा और फिर मैंने बेचा। पहले तो मैंने इतना सारा तो मैं खुद ही इंपोर्ट कर रहा हूं और कोई खास व्हाट यू कॉल एडिशन नहीं हो रहा है। हालांकि एक्सपोर्ट शेयर में नंबर बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन उसका जो इनपुट है वो भी तो बहुत बड़ा है। दैट इज द पॉइंट, राइट। सो अगर आप टेक्सटाइल्स के अंदर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन था टू द फाइनल डिमांड वो बड़ा है 14 से 20%। सो दिस हैज मेड द प्रोग्रेस। इंडिया इज एडिंग more value that goes directly into the finished goods, that goes directly into the finished goods abroad. So it means that India has moved up the value chain as far as this sector is concerned. फिर दूसरा सेक्टर आता है कोक, रिफाइंड पेट्रोलियम एंड रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो अगर आप उसका एक्सपोर्ट शेयर देखें तो वो 7 से 11% गया है 2010 तक, और उसके बाद फिर से इट हैज गॉन टू आई थिंक 6% इन 2015। राइट, इट हैज गॉन टू 6% इन 2015। सो मतलब ये राइज हुआ फिर फॉल हुआ क्योंकि मे बी जो जो क्रूड का जो ट्रेड है दैट इज वेरी वॉलेटाइल, राइट। हो सकता है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस की वॉलेटिलिटी से भी लिंक्ड हो। हम अपने अगर बैकवर्ड पार्टिसिपेशन को देखें तो हम तो बहुत ज्यादा क्रूड के इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। इंडिया रिलाइज हेवली ऑन इंपोर्टेड क्रूड टू प्रोड्यूस पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स। सो आप देख सकते हो इट इज 45 to 46%। मतलब वी आर टू मच डिपेंडेंट अपॉन इंपोर्टेड क्रूड टू एक्सपोर्ट पेट्रोलियम एक्सपोर्ट और टू प्रोड्यूस पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स। और जो फॉरवर्ड पार्टिसिपेशन है वो क्या है? फॉरवर्ड पार्टिसिपेशन हमारा मोरलेस स्टेबल ही है और बहुत कम ही है, दैट इज 0.5। जैसे कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स एज सच इन एटलीस्ट इसमें बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं इन दूसरी कंट्रीज के एक्सपोर्ट्स के अंदर प्रोडक्शन प्रोसेसेस में प्रोग्रेस ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है। द जो सेक्टर इज इंपॉर्टेंट इन द ग्लोबल ट्रेड ड्यू टू द हाई एक्सपोर्ट वॉल्यूम, बट इंडिया जो है वो मेनली फॉरेन इनपुट्स को ही यूज कर रहा है, कुछ ऐसा कोई खास वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे। केमिकल फार्मा प्रोडक्ट्स जो अगर आप देखें तो 6 to 9% उसका शेयर हो गया है। तो इंडिया के ट्रेड में तो इसका इंपॉर्टेंस है डेफिनेटली। फिर आप अगर बैकवर्ड जीवीसी पार्टिसिपेशन देखें तो पहले तो इनिशियली इंक्रीज करा था फॉरेन इनपुट्स पे डिपेंडेंट, फिर थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है क्यों, हो सकता है हमारे को डोमेस्टिक सोर्स भी अच्छी मिल गई हो। और फॉरवर्ड जीवीसी पार्टिसिपेशन जो है वो लो एंड स्टेबल ही है। तो इसका मतलब ये मतलब है कि
इंडिया के एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा वाइडली यूज नहीं होते हैं दूसरी कंट्रीज के एक्सपोर्ट्स में, राइट। बेसिक मेटल, फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट्स, सो अगर आप इसका एक्सपोर्ट शेयर देखें तो मोरलेस कांस्टेंट ही है, 8% तक। और ये भी देखें तो आप बहुत ज्यादा है, 32%, 40%, देन टू 36%। तो हम इनके लिए भी हेविली रिलायंट हैं फॉरेन इनपुट्स पे। सो हमारा ह्यूज बैकवर्ड जीवीसी पार्टिसिपेशन है। इनफैक्ट हमारा जो फॉरवर्ड जीवीसी पार्टिसिपेशन है वो कम हो गया, फ्रॉम 1.49 टू 1.01, ये कम हो गया था। सो इसका मतलब है कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स तो जो पहले यूज होते थे फॉरेन एक्सपोर्ट्स में, वो तो नहीं हो रहे हैं, राइट। ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट में देखिए आपको ना कुछ, मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर्स आपसे ये अगर आप लर्न कर सकें कुछ पॉइंट्स, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप 23.19% लर्न करेंगे, 28.41% लर्न करेंगे, बट यू शुड हैव सम आइडिया कि 23% से 24% गया है। इतना तो लर्न करना पड़ेगा एक अच्छे आंसर के लिए। आप ये नहीं कर सकते 2 से 5% गया, इतना डिफरेंस नहीं हो सकता, ठीक है। सो नोबडी इज एक्सपेक्टिंग यू कि आप कहें 32.81% से 40.6% हो गया, ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, बट इतना पता होना चाहिए, 32 से 40 से 36, थोड़ा सा तो लर्न आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू पुश योर सेल्फ फॉर दिस। और बिना एविडेंस के तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप इंडियन इको के अंदर पहले कहानी लिखेंगे, और फिर उस कहानी से मतलब है अपना आर्गुमेंट देंगे, फिर उस आर्गुमेंट को प्रूव करने के लिए एविडेंस देंगे। तो एविडेंस आपका रीडिंग में से आता है, तो आपको कुछ तो देना पड़ेगा ना। ऑथर ने पूरी स्टडी करी, आपको स्टडी के बारे में कुछ तो बताना है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू टेल। ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट को देखें तो उसका एक्सपोर्ट शेयर बड़ा है, तो इसका मतलब है कि ग्रोइंग इंपॉर्टेंस है। अभी भी हम बहुत ज्यादा बैकवर्ड जीवीसी पार्टिसिपेशन है, और स्टेबल फॉरेन पार्टिस जीवीसी पार्टिसिपेशन है, कोई बहुत खास नहीं है। अ, उतना ही है जितना फॉरवर्ड जीवीसी पार्टिसिपेशन, मतलब जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं इंडियन प्रोडक्ट्स को फॉरेन कंट्रीज इतना यूज कर रही हैं बनाने के लिए अपने एक्सपोर्ट्स, राइट। अदर मैन्युफैक्चरिंग में जैसे जेम्स, ज्वेलरी, इक्विपमेंट रिपेयर, इनका जो एक्सपोर्ट शेयर है वो मोरलेस 7% है। 26 से 33 गया, फिर से 29 हुआ। तो कुछ स्लाइट रिडक्शन तो है, मतलब हम फॉरेन इनपुट से थोड़ा सा अब कम कर रहे हैं जितना हम 2010 में डिपेंड कर रहे थे। और फॉरवर्ड जीबीसी पार्टिसिपेशन मोरलेस लो ही है, कि इंडिया का आउटपुट बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है टू द थर्ड कंट्री एक्सपोर्ट्स। फिर ऐसे ही रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल्स, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, ये वाली जो चीजें हैं, दैट इज आई थिंक इट इज 9 to 7% और समथिंग, और स्टेबल एट 6%, राइट। ये वाला, दिस वन, या दिस वन, ये नीचे आएगा। दिस इज द अनदर पॉइंट। Yeah. So this one. So this is stable at 6% only. इसको देखें बैकवर्ड जीबीसी पार्टिसिपेशन को, तो थोड़ा सा तो राइज हुआ है। सो हमने फॉरेन इनपुट्स पे इनफैक्ट ज्यादा डिपेंड हुए हैं इस सेक्टर के अंदर। जो लो एंड स्टेडी है फॉरवर्ड जीबीसी पार्टिसिपेशन, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज अगेन 9% to 7% उनका एक्सपोर्ट शेयर गिरा है। बैकवर्ड जीबीसी पार्टिसिपेशन ही गिरा, जब हमने एक्सपोर्ट शेयर ही गिरा है तो ये शायद ये भी इसलिए गिरा होगा। And slight decrease in the forward GVC participation also. सो एज सच तो कोई प्रोग्रेस नहीं लगती है, क्योंकि दोनों बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड जीवीसी पार्टिसिपेशन दोनों ही गिरे हैं इसके अंदर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अदर इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये इंपॉर्टेंट है। ये 15 से 19% गया इसका जो एक्सपोर्ट शेयर था इंडिया के एक्सपोर्ट्स में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है 2005 से 15 के बीच में। जो बैकवर्ड जीबीसी पार्टिसिपेशन है, दिस हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 9.32% टू 7.62%। सो इसका मतलब है कि हम डिपेंड कम कर रहे हैं फॉरेन इनपुट्स पे अपने एक्सपोर्ट्स को बनाने के लिए। तो ये भी मतलब है कि इंडिया इज क्रिएटिंग मोर ऑफ द वैल्यू इटसेल्फ। और अगर आप ये देखें फॉरवर्ड जीवीसी पार्टिसिपेशन का, तो थोड़ा सा तो बड़ा है, 0.18 से 0.46%।
So it suggests India's IT services are increasingly embedded in the other countries' exports. So क्या प्रोग्रेस हुआ है? बिल्कुल। इंडिया की जो contribution to the foreign final demand, in this case it has increased from 24% to 36%। ये लिख के आना है बेटा पेपर में। So it means that it has shown a clear upward movement to the high value segments। फिर वो ये कहते हैं कि अगर आप मोरलेस अगर ये देखें जो मेन बातें निकल के आ रही हैं, तो मोस्टली अगर आप जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं अगर उनको देखें, तो उन सब में बैकवर्ड पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है। आप टेक्सटाइल्स को देखें, आईटी को देखें, तो वही सबसे बेस्ट परफॉर्मर्स रहे हैं। राइट। और जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनका एक्सपोर्ट्स तो बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका जो कंट्रीब्यूशन टू द फॉरेन डिमांड वो बड़ा है, वो नहीं बड़ा। राइट। और इनके अलावा भी जो सेक्टर्स हैं उनमें बहुत व्हाट यू कॉल पोटेंशियल है। आप उनको यूज कर सकते हैं सो दैट आप ज्यादा अच्छी वैल्यू ऐड करें, दैट वुड बी यूज्ड इन द अदर सेक्टर्स। फिर वो ये भी कहते हैं कि हाउ टू मूव अप द वैल्यू चेन, पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अपना पहले तो फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू ग्रो, आपको अपना पोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना ही होगा। लेबर लॉज को अमेंड करना होगा टू मेक देम मोर फ्लेक्सिबल, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सेक्टर। मतलब वो इतने रिजिड लॉज नहीं होने चाहिए। स्किल्ड लेबर को भी डेवलप करना होगा सो दैट वो कॉम्प्लेक्स हाई एंड टास्क को कर पाए। राइट। सो ये बेसिक बातें थी, आपको रीडिंग एक बार पढ़नी पड़ेगी और उसके इसके अराउंड अराउंड नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है। सो आई होप इट वाज यूजफुल टू यू। थैंक यू।